अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम करता हूँ आपको touristguideline.com में। उम्मीद करता हूँ सब लोग मज़े से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक अकाउंट्स के बारे में। बैंक अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, बैंक अकाउंट को हम किस तरह मेंटेन रख सकते हैं, और एक वीज़ा ऑफिसर जो होता है वो आपके बैंक स्टेटमेंट को किस तरीके से देखता है, कौन कौन सी कैलकुलेशन वो करता है, किस तरीके से वो इसको ऑर्गेनाइज करता है और इसको देखता है, और उसके बाद आपका वीज़ा वो इशू करता है या वो रिफ्यूज़ हो जाता है या आपको वीज़ा देता है, तो कौन से स्टेटमेंट्स के बिना पे वो देता है, कौन सा चीज़ें आपके स्टेटमेंट में वो देखता है, ये सारे बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे जाके। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा एक अंदाज़ा हो जाएगा और आपको पूरा पता चल जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और आप उसी तरीके से अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करके वीज़ा ले सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो के डिटेल में और आपको बताते हैं कि बैंक अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। नाज़रीन, बैंक अकाउंट होते हैं 3 टाइप्स के। एक आपका होता है बिजनेस अकाउंट, दूसरा आपका होता है पर्सनल अकाउंट, और तीसरा आपका होता है सैलरी अकाउंट। ये 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। जो लोग बिजनेस रन करते हैं उसके लिए होता है बिजनेस अकाउंट। और बिजनेस अकाउंट मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं और उसका बिजनेस कर रहे हैं ट्रैवल एजेंसी का, तो उस ट्रैवल एजेंसी का जो नाम होगा वही आपके बैंक अकाउंट में जो आपका अकाउंट होगा वो उसी नाम पे रजिस्टर होगा, और आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो उसी अकाउंट में होंगे। अब मिसाल के तौर पे आपकी ट्रैवल एजेंसी है, तो ट्रैवल एजेंसी में ज़्यादातर टिकट्स आप बेचते हैं या होटल रिजर्वेशन आप करते हैं, तो आपके जो पैसे आते हैं उसमें जो स्टेटमेंट में जो कैश इन होता है तो वो थोड़े थोड़े अमाउंट में होता है। जैसे आपने एक टिकट रिज़र्व कर ली, उसके पैसे उसमें आ गए, क्लाइंट के पैसे उस अकाउंट में आ गए, या आपने एक होटल बुकिंग कर ली, उसके पैसे उसमें आ गए। तो वो जब कैश इन होता है तो कैश इन थोड़ी थोड़ी करके होता है, लेकिन जब आप एक महीने के बाद वो पैसे अपने जो जिस एजेंसी के थ्रू आप टिकट बुक्स करवाते हैं वो सारे पैसे आप एक साथ उसको ऐड करते हैं। इसी तरीके से जितनी भी होटल बुकिंग आप करते हैं तो वो पैसे भी आप एक साथ फिर महीने बाद उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो बिजनेस अकाउंट आपका इस तरीके से मेंटेन होता है कि कैश इन जो होता है वो थोड़ा थोड़ा करके होता है, लेकिन एट अ ग्लांस आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ के बाद आप पूरे पैसे उस बिज़नेस जो मैन ट्रैवल एजेंसी है जैसे आयाटा हो गया, उसको आप अपने पैसे जब ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एक बड़ी अमाउंट में आप ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो ट्रांजैक्शन उसमें शो होते हैं। जो अगर एक जेन्युइन बिजनेसमैन है तो उसके ट्रांजैक्शन कभी भी उसमें ज़्यादा नहीं होंगे, या वो ख़ुद से कोई ट्रांजैक्शन उसमें नहीं करवाएगा, बल्कि एक लीगल जेन्युइन तरीके से उसमें कैश इन जो होगा वो क्लाइंट्स का होगा, और कैश आउट जो होगा वो डायरेक्टली जिस कंपनी के साथ उसकी डील है उसको वो पेमेंट भेजेगा। ये तो हो गया आपका बिजनेस अकाउंट, और उसके बाद आता है आपका पर्सनल अकाउंट। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो उसके साथ साथ आपका एक पर्सनल अकाउंट भी होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट में आपकी जितनी भी बिजनेस के अलावा ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब आप अपने लिए कोई ज़ाती ट्रांजैक्शन उसमें से करते हैं, उससे पैसे निकालते हैं, या उसमें से कहीं और से पैसे आते हैं जिसका पैसों का मतलब कोई कंपनी ना हो, प्राइवेट कोई बंदा आपको पैसे दे देता है, या आप किसी गाड़ी को बेच देते हैं उसके पैसे उसमें रख देते हैं। तो ऐसे किस्म के ट्रांजैक्शन के लिए आपका एक पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट बहुत लाजमी है। अगर आपका बिजनेस अकाउंट भी हो और पर्सनल अकाउंट भी हो तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट बन जाता है यहाँ पर। तीसरा यहाँ पर हमारे पास होता है सैलरी अकाउंट।
तो सैलरी अकाउंट में क्या होता है, सैलरी अकाउंट में आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी डायरेक्टली आपके अकाउंट में, सैलरी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, या वो आपको चेक देता है और वो चेक आप अपने सैलरी अकाउंट में जाके जमा करते हैं। तो ये होता है सैलरी अकाउंट। इसके अलावा अगर वो कंपनी आपको कैश में पैसे देती है तो वो कैश आप उसी डेट्स में, जैसे कि आपकी सैलरी 1, 2, 3 के 5 तक के डेट्स में आती है, तो वो कैश आप लेके उसी दौरान में आप वहाँ पर अपने जो सैलरी अकाउंट है उसी में सबमिट करें। बाद में अगर आप उससे आप पर्सनली कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, उससे पैसे निकालते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी सैलरी अकाउंट में जो सैलरी आती है तो सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि आपकी कंपनी के अकाउंट से डायरेक्टली उसमें ट्रांसफ़र हो तो बेहतर है। अगर उससे डायरेक्टली ट्रांसफ़र ना हो तो अच्छा फिर ये है कि आप वहाँ से चेक लेके वो चेक आप अपने सैलरी अकाउंट में जमा करवाते हैं। तो ये भी एक बेस्ट तरीक़ाकार है। तो ये तो हो गए 3 अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और सैलरी अकाउंट। ये 3 टाइप के अकाउंट हो गए यहाँ पर हमारे साथ। अब इसको मेंटेन किस तरह करते हैं और एक वीज़ा ऑफिसर इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। फर्ज करें आपका एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में आपको मिलता है एक डेबिट कार्ड, किसी के पास होता है क्रेडिट कार्ड। तो आप अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन की कुछ उसूल होने चाहिए। ये ना हो कि आप वहाँ से कैश विड्रॉ करें और कैश से ही सब कुछ करें। मतलब अपनी यूटिलिटी बिल्स, आप किसी होटल में जाके खाना खा रहे हैं या आप अपने बच्चों की फ़ीस भर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप कैश से कर रहे हैं, तो ये तरीक़ा गलत है। आपके पास होना चाहिए एक क्रेडिट कार्ड या एक डेबिट कार्ड। तो उसूलन तौर पर आपको ये करना चाहिए कि आपके पास अगर कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, तो आप अगर किसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा रहे हैं तो उसको अपना कार्ड दीजिएगा, उस कार्ड से आप चार्ज करें। आप किसी होटल में खाना खा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप कार्ड दीजिएगा ताकि वही कार्ड चार्ज हो जाए। आप बच्चों की फ़ीस अगर पेड कर रहे हैं तो वो भी कार्ड से करें, ठीक है। इसमें अगर आप अपने यूटिलिटी बिल्स, घर के जितनी भी बिल्स है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, गैस का बिल हो, टेलीफोन का बिल हो, जितनी भी आपके बिल्स हैं वो आप अपने अकाउंट से डायरेक्टली भी पेड कर सकते हैं। तो वो ट्रांजैक्शन सारे आपके स्टेटमेंट में शो होंगे। उससे वीज़ा काउंसलर को लगेगा कि इसकी सोशल लाइफ कैसी है, मतलब ये अपने सोशल लाइफ में कितने पैसे लगा रहे हैं, वो पूरा उसमें शो होगा। अगर आप डायरेक्टली कैश निकालेंगे और कैश कहीं पर भी लगा देंगे तो उसमें आपके ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे। वहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन होगा और वो होगा कैश आउट। बाकी वीज़ा ऑफिसर को ये पता नहीं चलता कि आपने ये पैसे कहाँ लगाए, किस चीज़ पे लगाए। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड, एक डेबिट कार्ड होना चाहिए और आप इसी पे अगर ये सारे ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका एक अच्छा स्टेटमेंट बनेगा और वीज़ा ऑफिसर को लगेगा कि ये बंदे की सोशल लाइफ किस तरह है और उस हिसाब से फिर वो आपको वीज़ा इशू करता है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेमी ट्रांजैक्शन करते हैं। डेमी ट्रांजैक्शन क्या होता है, फर्ज करें आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए है, आप 5 लाख रुपए एक साथ डाल देते हैं, हर रोज़ उससे 50,000 रुपये निकालते हैं, दूसरे तीसरे दिन बाद आप 1 लाख रुपये फिर से डालते हैं, फिर से निकालते हैं। तो वही बाद में आ जाता है, वही 5 लाख रुपये उसमें जो आपने पहले डलवाए हैं वही क्लोजिंग बैलेंस में फिर जब शो होता है तो फिर वही 5 लाख रुपये उसमें शो हो जाते हैं। ये तो डेमी अकाउंट हो जाता है और डेमी अकाउंट एक वीज़ा ऑफिसर जब देख लेता है और उसकी कैलकुलेशन करता है तो उसको उसी टाइम अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा फेक है, ठीक है। अगर आप किसी वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सबसे ज़रूरी है कि आप जहन में रखें कि अगर मैं एक कंट्री जा रहा हूँ और उस कंट्री के अखराजात जो है वो तकरीबन 3 लाख है, तो अगर उसकी एक्सपेंसेस जो है वो 3 लाख है
तो ये जहन में रखें कि आपके अकाउंट में तकरीबन 4 मतलब अगर 3 लाख है तो 12 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। मतलब इस पैसों की 3 गुना ज़्यादा, मतलब कि टोटल 4 गुना आपके अकाउंट में होने चाहिए। क्योंकि एक वीज़ा ऑफिसर देखता है कि जब ये बंदा अगर इसके अकाउंट में 3 लाख रुपए है, ये जाके वहाँ पर ये सारे एक्सपेंसेस कर लेता है, तो जब बाद में ये वापस आएगा तो इसके अकाउंट में कुछ भी नहीं होगा। तो ये यहाँ पर अपना लाइफ किस तरह गुजारेगा, अपनी बीवी बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहा है, कुछ भी नहीं। तो ये सबसे ज़रूरी है कि अगर आप किसी कंट्री जा रहे हैं और उस कंट्री के एक्सपेंसेस टोटल आते हैं 3 लाख, तो आपके अकाउंट में 12 लाख होने चाहिए। 10 लाख भी हो तो भी ठीक है, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब एक वीज़ा ऑफिसर कैलकुलेशन करता है तो वो उस तरीके से करता है कि फ़र्ज़ करें आपके एक महीने में आपके अकाउंट में आ गए 2 लाख रुपए, ठीक है, और आपने इसमें से खर्चा किया, एक्सपेंस किया 1 लाख रुपए, तो आपका 1 लाख का प्रॉफिट रह जाता है। दूसरे महीने आपका फिर से 2 लाख रुपए आ गए अकाउंट में, 1 लाख रुपए आपने खर्चा किया, 2 लाख रुपए आपके रह गए। तो वो पूरा एक कैलकुलेशन कर लेता है कि इसका इतना प्रॉफिट आया है, इतना इसने एक्सपेंसेस किया है, एट द एंड उसको इतने पैसे बच गए हैं। तो अगर उस कैलकुलेशन के हिसाब से आपका वहाँ पर बहुत सारा एक्स्ट्रा मनी हर महीने शो होता है, तब जाके वो आपको वीज़ा इशू करता है। तो इसलिए अपने बैंक अकाउंट को सबसे पहले आप एक अच्छी तरीके से मेंटेन कर लें। लास्ट 6 मंथ का आप अपना बैंक अकाउंट इस तरीके से मेंटेन करेंगे तो आपको ज़रूर वीज़ा इशू होगा। लेकिन इसमें अगर आप डेली ट्रांजैक्शंस करेंगे और उसका कोई भी बैकग्राउंड, इसके बैक पे कोई भी उसका पता अता ना हो कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, कहाँ पे लगे हैं, तो उससे फिर आपको ही नुकसान होगा और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। तो ये सारी बातें आप अगर इस पर अमल करेंगे तो आपको ज़रूर वीज़ा मिल जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।